आज ये देखो, ये आ जा रहा है क्या उसमें? कर लेंगे। आज रविवार है और आज हम लोगों का ज्ञान मंथन का दिन है। तो 11 बज चुके हैं और हम लोग आज अपनी चर्चा शुरू करेंगे। तो मैंने जो निष्कर्ष निकाले उन सारे निष्कर्षों पर ही हम लोग क्रम से चर्चा कर रहे हैं अभी। तो वर्तमान समय में जो पूरे निष्कर्ष हैं उनके 8वें भाग, अगर पूरी चर्चा को हम 9 भागों में बांट दें तो 9 में से 8वां भाग आर्थिक समस्याओं पर है। तो हम लोग आर्थिक समस्याओं पर अभी पिछले करीब 1-1.5 महीने से चर्चा कर रहे हैं और उन निष्कर्षों के ही क्रम में अगर क्रम से देखेंगे तो आज हम लोग 850 क्रमांक से शुरू करेंगे और 859 तक जाएंगे। आज थोड़ा सा भाई विषय लंबा है, 850 से 859, तो थोड़ा शॉर्ट में बोलने की हम कोशिश करेंगे कि जिससे पूरा विषय कवर हो जाए। ये तो आपको मैंने बता दिया कि हम लोग लगातार आर्थिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और उन्हीं विषयों में से आज हम लोग एक विषय लेंगे जिसके कि एक तरह से 9 पार्ट हो जाएंगे। तो उन विषयों में हम लोग ये विचार करेंगे कि क्या समाज में कोई अमीरी या गरीबी रेखा बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए। मैंने इस पर जो सोचा वो ये माना कि ये जो अमीरी और गरीबी शब्द हैं, ये शब्द समाज में वर्ग विद्वेष पैदा करने वाले हैं। कौन अमीर है और कौन गरीब है, तो पूरे दुनिया में या पूरे भारत में प्रत्येक व्यक्ति ऊपर वाले की तुलना में गरीब होता है और नीचे वाले की तुलना में अमीर होता है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा ही नहीं जो अंतिम रूप से गरीब हो या अंतिम रूप से अमीर हो। ऐसा आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा कि ये सबसे ज्यादा अमीर हो गया। तो भाई ये अमीरी और गरीबी जो शब्द है, इनका तो कोई उपयोग नहीं है। फिर तो जब कोई व्यक्ति अंतिम रूप से अमीर और गरीब है ही नहीं, मान लीजिए आपने एक ऐसी बना दिया कि जिसके पास शून्य होगा, संपत्ति शून्य, तो गरीब माना जाएगा। ठीक है, शून्य संपत्ति वाले को आपने गरीब मान लिया और जिसके ऊपर कर्जा होगा उसको क्या मानेंगे? फिर गरीब मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्योंकि उसके पास तो कुल मिलाकर जितनी संपत्ति है उससे अधिक उसको कर्ज देना है, तो उसको तो फिर गरीब मानना पड़ेगा। और अगर वो गरीब है
तो शून्य संपत्ति वाला क्या है? तो अमीरी और गरीबी शब्द ये समाज में वर्ग विद्वेष बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका कोई तार्किक आधार नहीं है। एक और मामला है कि संपत्ति व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं है संपत्ति। जब व्यक्ति का मौलिक अधिकार है तो आप किसी संपत्ति की सीमा कैसे बना सकते हैं? आपको क्या अधिकार है? ये अधिकार आपको किसने दिया? आप किसी की सीमा उसकी सहमति से ही बना सकते हैं, अन्यथा आपको किसी भी व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार की अंतिम सीमा बनाने का कोई अधिकार नहीं है। तो आप संपत्ति की अधिकतम सीमा बना कैसे सकते हैं? ये जो अमीरी रेखा की बात होती है, ये पूरी तरह राजनीतिक स्वार्थ के लिए होती है कि अमीर गरीब, जो समाज के अंदर देखिए, समाज में कई तरह के ध्रुवीकरण होते हैं। कोई धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर रहा है, कोई महिला और पुरुष के आधार पर कर रहा है, कोई अगड़े और पिछड़े के आधार पर ध्रुवीकरण कर रहा है, तो कोई ऐसा भी है जो गरीब और अमीर के नाम पर ध्रुवीकरण कर रहा है। ध्रुवीकरण करना, वर्ग बनाना, ये उसका राजनीतिक स्वार्थ है। किसी तरह का कोई सामाजिक उद्देश्य उसके साथ जुड़ा हुआ है ही नहीं एकदम। मैंने आपको ये बताया कि अमीरी और गरीबी शब्द ये समाज में प्रचलित हो सकते हैं, लेकिन कभी भी राज्य को इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक आप अगर ऐसी जरूरत आ पड़े, आप एक कोई रेखा मान लीजिए बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसी एक रेखा, उसको मध्य रेखा कह सकते हैं और कोई रेखा कह सकते हैं। तो कोई रेखा आप अगर बना लें कि भाई इस रेखा के नीचे वालों को हम सहायता देंगे, ऊपर वालों को नहीं देंगे, ऐसी कोई रेखा बना सकते हैं। उसका सामान्यतया गरीबी रेखा नाम भी दिया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में तो ये गरीबी शब्द इतना बदनाम हो गया, इसका कोई ना कोई दूसरा नाम देना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसलिए हम लोगों ने ये बनाया कि कोई एक अगर रेखा बनाई जाती है, उसका कोई नाम दिया जाता है XYZ, तो हम ये कह सकते हैं कि इस रेखा के नीचे वाले जो लोग होंगे उनको हम समान सुविधा देंगे और ऊपर वालों को समान स्वतंत्रता दे देंगे। बस हो गया, बन गई एक रेखा। और उसको गरीबी रेखा नाम मत दीजिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग होने लग गया है। अमीरी रेखा तो बन ही नहीं सकती है, उसका तो कोई आधार ही नहीं है। आप यदि चाहें तो एक ऐसी सीमा बना सकते हैं कि भाई हम इससे ऊपर वालों से टैक्स लेंगे, नीचे वालों को टैक्स माफ कर देंगे। वो जो रेखा भी आप बनाते हैं टैक्स के लिए, उस रेखा का भी नाम अमीरी शब्द मत दीजिए, क्योंकि अमीरी रेखा, गरीबी रेखा, ये वर्ग विद्वेष के लिए इन रेखाओं का निर्माण किया जाता है
हमारा उद्देश्य वर्ग विद्वेष फैलाना नहीं है, वर्ग संघर्ष तक नहीं ले जाना है। इसलिए हम काहे को इस अमीरी और गरीबी के चक्कर में पड़े जब इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो देखिए, एक बात आपको मैं साफ बता दूं, हिंदू मुसलमान के बीच में ध्रुवीकरण सांप्रदायिक शक्तियां कराती हैं। उसमें भी राजनीतिक दलों का कोई ना कोई योगदान रहता है, और इसमें भी ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने में भी कांग्रेस और बीजेपी यही आगे रहते हैं। ये जो जातीय ध्रुवीकरण कराने में अगड़ा पिछड़ा, फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसमें सबसे आगे रहते हैं सोशलिस्ट, बाकी सब पीछे रहते हैं। तो ये एक तरह का समाजवादियों का हथियार है। ये गरीब और अमीर के बीच में ध्रुवीकरण हो, ये कम्युनिस्टिक हथियार है। तो जो साम्यवादी हैं वो हमेशा अमीर और गरीब की चर्चा करते हैं ज्यादा, क्योंकि यही उनका हथियार है। अब जो भी लोग हथियार बनाते हैं, राजनीतिक हथियार, किसी शब्द को, ध्रुवीकरण को, वो कभी नहीं चाहते हैं कि ये दूरी खत्म हो जाए। तो दुनिया का कोई कम्युनिस्ट, दुनिया का, तो भारत का तो हम देख ही रहे हैं, कोई भी कम्युनिस्ट कभी नहीं चाहता है कि आर्थिक विषमता घटे, कभी नहीं चाहेगा। क्योंकि अगर आर्थिक विषमता घट गई, गरीब और अमीर के बीच की दूरी अगर घट गई, तो उसका राजनीतिक हथियार ही खत्म हो गया। नहीं, जब दोनों के बीच में अगर गैप बढ़ता रहेगा, तभी ना उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। तो हमेशा दुनिया का हर कम्युनिस्ट ये चाहता है कि गरीब और अमीर के बीच में खाई लगातार बढ़ती रहे और उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होती रहे। यही तो वो चाहता है। जहां जहां कम्युनिस्ट पैटर्न का शासन होगा, वहां हर आदमी, वहां का हर आदमी गरीब होगा और सरकार अमीर होगी। सरकार वाले कितनी अमीर? इन्फिनिटिव, असंख्य। और व्यक्ति कितना गरीब होगा? शून्य तक। शून्य से असंख्य की दूरी होगी वहां जहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी। लेकिन जहां लोकतांत्रिक सरकारें भी होती हैं, वहां भी हर कम्युनिस्ट ये प्रयत्न करता है कि गरीब और अमीर के बीच की दूरी लगातार बढ़ती रहे। अब इसके लिए उपाय क्या करता है भाई वो? क्योंकि बिना प्रयत्न के तो कोई काम होता नहीं है, तो वो प्रयत्न भी करते हैं इसके लिए। और वो प्रयत्न यह करते हैं हमेशा कि श्रम का मूल्य कभी नहीं बढ़े। मैंने आपको कभी बताया था कि जो बंदर और बिल्ली के बीच में जो मतलब संबंध होता है आपस में, तो उसके 3 आधार मैंने आपको बताए थे। पहला, बिल्लियों की रोटी कभी बराबर ना हो। अगर रोटी बराबर हो जाएगी तो बंदर भूखा मर जाएगा। दूसरा, बंदर हमेशा रोटियों को बराबर करने में सक्रिय रहे, निष्क्रिय न हो जाए।
क्योंकि बराबर करेगा तभी ना काट के खाएगा। और तीसरा, छोटी रोटी वाली बिल्ली के मन में असंतोष की ज्वाला हमेशा जलती रहे। ये गरीबी और अमीरी शब्दों का जो सृजन हुआ है, जो ये अस्तित्व में आए हैं, वो इन्हीं तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आए हैं। अर्थात कभी इनकी गैप दूरी कम न हो, एक लगातार दोनों के बीच की दूरी घटाने में राज्य सक्रिय रहे, समाज नहीं राज्य। क्योंकि बंदर के रूप में तो राज्य होता है, तो राज्य हमेशा या गरीब और अमीर के बीच की दूरी को कम करने की कोशिश करता है, दिखता है कम करते हुए, लेकिन उसका प्रयत्न ये होता है कि यह दूरी घटे बिल्कुल नहीं, बढ़ती चली जाए। और तीसरा, गरीब लोगों के मन में अमीरों के प्रति द्वेष भाव बना रहे। ऐसा ना हो जाए कि गरीब लोग संतुष्ट हो जाए कि भाई हमको तो जैसा ईश्वर ने बनाया हम अपना ठीक है, जैसा है वैसा ठीक है। कभी नहीं, उनको कुरीदते रहेंगे, समझाते रहेंगे और लगातार ऐसे प्रयत्न करते रहेंगे कि गरीबी और अमीरी के बीच में खाई लगातार बढ़ती रहे। और उसका सबसे अच्छा माध्यम है श्रम शोषण। श्रम का मूल्य कभी नहीं बढ़ने देंगे। बाकी लोग तो अंधेरे में तीर चलाते हैं, लेकिन साम्यवादी बहुत योजना पूर्वक प्रयास करते हैं कि कभी भी श्रम का मूल्य नहीं बढ़ना चाहिए। एक, श्रम का मूल्य न बढ़े। दूसरा, श्रम मूल्य बढ़ाने के लिए हमेशा आंदोलन करते रहे। तो आप देख लीजिएगा, मैं आपको इतिहास बता देता हूं, स्वतंत्रता के बाद आज तक श्रम मूल्य बढ़ाने के लिए जितने आंदोलन कम्युनिस्टों ने किए हैं, उतने आंदोलन किसी ने नहीं किए हैं। क्योंकि उनका तो उद्देश्य ही है कि श्रम का मूल्य कभी ना बढ़े, एक, और श्रम का मूल्य बढ़ाने का आंदोलन किया जाए, दो, और गरीब और अमीर के बीच में हमेशा ईर्ष्या, द्वेष, टकराव, इसको जिंदा रखा जाए। तो आप हमको अगर कोई भी एक भी ऐसा कम्युनिस्ट खोज के दिखा देंगे जो इन तीनों कार्यों में लगातार सक्रिय न हो, तो मैं अपने कथन पर फिर से विचार करूंगा। पूरा इस पर पहले चर्चा हो चुकी है कि श्रम मूल्य पर उसको घटाने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जाती हैं। मैं आपको याद करा देता हूं कि श्रम का मूल्य ना बढ़े, इसके लिए 4 योजनाएं बनती हैं। पहला, कृत्रिम ऊर्जा का मूल्य घटाकर रखा जाए। दूसरा है जातीय आरक्षण। तीसरा है शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर सरकार ज्यादा से ज्यादा खर्च करे। और चौथा है श्रम मूल्य वृद्धि की सरकारी घोषणा। ये चारों श्रम शोषण के सिद्धांत हैं और हर कम्युनिस्ट इन चारों को आप मांगने में सबसे आगे रहता है। हर कम्युनिस्ट हमेशा मांगेगा डीजल, पेट्रोल, बिजली का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, हमेशा मांग करेगा।
हमेशा वो मांग करेगा कि शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए। हर कम्युनिस्ट हमेशा ये मांग करेगा कि जाति आरक्षण जिंदा रहना चाहिए, जबकि वो जातीयता को नहीं मानता है कभी भी, लेकिन मांग जरूर करेगा क्योंकि श्रम शोषण का सिद्धांत है इसलिए। और चौथी मांग वो ये हमेशा करेगा कि श्रम का मूल्य सरकार बढ़ावे। आप इतिहास देख लीजिएगा और कोई आपको ये नहीं बताएगा कि ये चारों श्रम शोषण के सिद्धांत है, कोई नहीं बताएगा। अगर कोई दुनिया में अगर कोई आपको बताएगा तो अकेला हम लोगों की संस्था के लोग आपको बता सकते हैं, बजरंग मुनि बता सकते हैं कि ये चारों श्रम शोषण के सिद्धांत हैं। और ये चारों का उपयोग इस बात पर है, निर्भर करता है कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो लगातार बढ़ती रहे। भाई आप एक बात सोचिए कि 3 लोग तो पूरी व्यवस्था पर हावी हैं, पूंजीपति, राजनेता, बुद्धिजीवी। इन तीनों को हम लोग कहते हैं मार्गदर्शक, रक्षक और पालक। ये तीनों लंबे समय से, हजारों वर्षों से जाने अनजाने, ये सारे लोग जानते नहीं हैं, अनजाने में श्रम शोषण की नीतियां बनाते रहते हैं, अनजाने में। और ये जो नीतियां बनती हैं उनका इन तीनों को लाभ मिलता है। अब ये नीतियां क्या बनाते हैं? गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, लघु उत्पादक मतलब छोटे किसान, गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, लघु उत्पादक, इन 4 प्रकार के जो लोग हैं, इनके सब प्रकार के उत्पादन और सब प्रकार की उपभोग की वस्तुओं पर टैक्स लगा दो। सीधा सिद्धांत। और अमीर, शहरी, बड़े उत्पादक, ये लोग और बुद्धिजीवी, उपभोक्ता, ये जो 4 लोग हैं, इन चारों को मदद की जाए, आर्थिक मदद करिए। अब इन चारों पर टैक्स लगा दीजिए। आज भारत में गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, लघु उत्पादकों के उत्पादन और उपभोग की सारी वस्तुओं पर टैक्स वसूल कर शिक्षा पर खर्च किया जाता है। शिक्षा पर आप सोचिए जरा, शिक्षा बुद्धिजीवियों का विषय है, तो श्रमजीवी टैक्स दे और शिक्षा पर खर्च हो, ये कौन सा न्याय है भाई? लेकिन हो रहा है भारत में। और भारत के सारे धूर्त, एक शब्द मैं आपको जोड़ कर कह रहा हूं कि भारत के सभी धूर्त शिक्षा का बजट बढ़ाने के लिए हमेशा मांग करते हैं। सारे धूर्त, जो भी व्यक्ति शिक्षा का बजट बढ़ाने की मांग करता है उसको धूर्त समझ लीजिएगा, भले वो जानबूझ के ना करता हो। अगर वो बजट बढ़ाने की मांग करता है
तो धूर्त है। ये धूर्त शिक्षा का बजट बढ़ाने की मांग करते हैं, कभी नहीं कहते हैं कि गरीब ग्रामीण श्रमजीवी लघु उत्पादकों के उत्पादन और उपभोग का टैक्स हटे, कभी नहीं कहेंगे। शिक्षा का बजट बढ़ना चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। श्रमजीवियों से टैक्स वसूलो और शिक्षा पर खर्च करो। नहीं, मुझे तो ये नापसंद है एकदम। शिक्षा का खर्च किसको? 3 प्रकार के लोग हैं, श्रमजीवी, शिक्षा प्राप्त कर रहे लोग और शिक्षा प्राप्त कर चुके लोग। जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं वो शिक्षा से लाभ उठा रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो शिक्षा से लाभ उठाना चाहते हैं, और जो श्रमजीवी है उसको शिक्षा से क्या लेना देना है? उसको माता पिता ने जो शिक्षा दे दी उतना ही पर्याप्त है। श्रमजीवी अपने उत्पादन पर टैक्स दे, तो ये सारा टैक्स आप क्यों नहीं शिक्षा प्राप्त कर चुके लोगों पर लगाते हैं? श्रमजीवियों की मजदूरी 250 रुपया और शिक्षा प्राप्त कर चुके पटवारी की 1000 रुपया। शिक्षा प्राप्त कर चुके गुरुजी 2000 रुपया रोज, और हल जोतने वाला किसान 250 और 300 रुपया रोज। इतना गैप क्यों? कौन टैक्स दे? शिक्षा पर होने वाला सारा खर्च या तो शिक्षा प्राप्त कर चुके लोग दें और या शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग दें, अशिक्षित क्यों दें? कहीं उत्तर नहीं है, मुंह बंद हो जाएगा। अगर आपने ये प्रश्न उठा दिया तो ये लोग बस गाली गलौज करेंगे या बाहर जाएंगे उठ करके। मैंने तो देखा है, जो ही ये प्रश्न उठाता हो, देहरादून में विजय शंकर जी शुक्ल ने जो मीटिंग बुलाई थी, उस मीटिंग में प्रेमनाथ जी भी थे, आचार्य पंकज जी भी थे। जब मैंने ये प्रश्न उठा दिया तो उठ के चले गए बड़े बड़े कम्युनिस्ट, वहां बैठे नहीं रहे। बिहार के धनबाद के आगे कृष्णलाल जी रूंगटा ने जो मीटिंग बुलाई थी वो बंगाल के बॉर्डर पर थी, सब कम्युनिस्ट उसमें आए थे और इस प्रश्न का उत्तर दिए बिना उठकर चले गए। उत्तर ही नहीं है। मैं जब नेपाल बॉर्डर पर स्पीच दे रहा था तो उधर के सब नक्सलाइट उसमें आ गए थे बड़ी संख्या में। खाली 90% नक्सलवादी थे नेपाल तरफ के। इस प्रश्न का उत्तर नहीं था उनके पास। बैठे वो लोग, सुने। मैं उनके बीच में थोड़ा शालीनता से ही बोला अपनी बात को, या जो आपके सामने अभी बोल रहा हूं इस भाषा में नहीं बोला, लेकिन उत्तर नहीं दिए वो लोग। इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है, क्योंकि ये तो श्रम शोषण का सिद्धांत है सीधे सीधे। शिक्षा का बजट बढ़ाओ। तो देखिए, जब तक हमारी अर्थनीति पूरी नहीं बदलेगी तब तक श्रम के साथ न्याय नहीं होगा, तब तक आर्थिक असमानता नहीं घटेगी, तब तक गरीब अमीर की खाई नहीं मिटेगी, तब तक
राजनीतिक दल इन सारी समस्याओं का लाभ उठाते रहेंगे। तो इसलिए पूरी अर्थनीति को बदलने की जरूरत है। हमारी अर्थनीति ऐसी होनी चाहिए कि श्रम के साथ न्याय हो, आर्थिक विषमता घटे। हमारा उद्देश्य कभी भी श्रमजीवी और बुद्धिजीवी के बीच में झगड़ा कराकर वर्ग विद्वेष बढ़ाना नहीं है। गरीब और अमीर के बीच में हम खाई नहीं बढ़ाना चाहते हैं। वर्तमान भारत की विकास दर कितनी है? 8%। मान लीजिए 6 हो, 8 है कि 6 है, इस विवाद से हमको नहीं पड़ना है। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि चाहे ये 6 हो, चाहे 4 हो, चाहे 8 हो, जो लोग गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे, श्रमजीवी, उनकी हमेशा विकास दर 1% रहती है, 1 से ऊपर जाती ही नहीं है कभी भी। जो मिडिल क्लास है, बुद्धिजीवी, उनकी विकास दर रहती है 5, 6, 7, 8 जो भी रहती है उनकी रहती है। और जो अपर क्लास है, पूंजीपति वर्ग, उनकी विकास दर हमेशा रहती है 11, 12, 13, 14, 15, 16। यही तो है विकास दर। लोअर क्लास की हमेशा 1 रहेगी। लोअर क्लास माने श्रमजीवी, गरीब, उसकी विकास दर 1 से ऊपर नहीं जाएगी। एक बात आप समझ लीजिए, गरीबी भारत में बढ़ नहीं रही है। गरीबों का विकास चींटी की चाल से हो रहा है, बैलगाड़ी की रफ्तार से हो रहा है गरीबों का विकास, और पूंजीपतियों का हवाई जहाज की रफ्तार से हो रहा है। और जो बीच वाले लोग हैं वो अपना साइकिल, मोटरसाइकिल के हिसाब से उनकी तरक्की हो रही है। ये गैप है तीनों के बीच में। इसी गैप को हम लोग कहते हैं आर्थिक विषमता। कोई आर्थिक समस्या और नहीं है भारत में, 2 ही है केवल, श्रम शोषण और आर्थिक विषमता। ये 2 बढ़ रहा है, गरीबी नहीं बढ़ रही है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये गरीबी और अमीरी शब्दों का जो विवाद है, इसको पूरी तरह खत्म करिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब बजट बंद, कोई कुछ नहीं। स्वास्थ्य पर भी सरकार को कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। बेमतलब का हम लोग पश्चिम की नकल करते हैं। पश्चिम को तो ये सब समझ नहीं है, वो तो जन कल्याण कुछ समझते ही नहीं है। तो हम नकल करते हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य और फलाना और ठिकाना 25 तरह की बेमतलब की बातें करते हैं। कुछ जरूरत नहीं है। आप श्रम का मूल्य बढ़ने दीजिए। वो बेचारा शिक्षा लेना होगा तो शिक्षा ले लेगा, श्रम करना होगा तो श्रम करेगा, उसको इलाज कराना होगा तो करा लेगा, नहीं कराना होगा नहीं कराएगा। आप पर चक्कर में पड़िए। आप श्रम के साथ न्याय होने दीजिए, श्रम का मूल्य बढ़ने दीजिए, श्रम की मांग बढ़ने दीजिए समाज में। श्रम और बुद्धि के बीच का गैप घटाइए, बस अपने आप आर्थिक विषमता सब कम हो जाएगी। ये मैंने आपको समझा दिया।
अब एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि समाज में दो और शब्द हैं जो समाज में टकराव पैदा करने के लिए राजनेताओं ने बनाए हैं। और वो कौन कौन से शब्द है? बाल श्रम। ये बाल श्रम परिवार में बालक, महिला, जवान, वृद्ध, ये परिवार में बंटवारा करने की क्या जरूरत है आपको? तो बाल श्रम विदेशों से शब्द आया और भारत के कुछ धूर्तों ने उसको दुकानदारी के रूप में उठा लिया। दुकानदारी, एक बाल श्रम जो शब्द है ये शुद्ध रूप से शोषण का सिद्धांत है। जो लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं वो बाल श्रम के नाम पर ब्लैकमेल करने का धंधा करते हैं। कई हैं भारत में बाल श्रम के नाम पर बिजनेस करने वाले, काला धंधा उनका, ब्लैक काम है एकदम। ऐसे लोगों का तो चेहरा नहीं देखना चाहिए। बाल श्रम के नाम पर समाज में शोषण करते हैं ये लोग। भाई मेरा घर में लड़का है और अगर वो अपनी दुकान में काम करता है, स्कूल में पढ़ने जाता है नहीं जाता है वो अलग का मुद्दा है। वो अपने घर में काम सीख रहा है, दुकान में। क्या अपराध हो गया? बाल श्रम अपराध है। आपको ताज्जुब होगा ये बात, आप सुने नहीं होंगे कि अपने छोटे बच्चे से भी काम कराना कानून की दृष्टि से अपराध है। कानून की दृष्टि से ऐसे ऐसे धूर्तों ने कानून बनवाए हैं, धूर्तों ने बाल श्रम को अपराध घोषित कर दिया। कोई जरूरत नहीं है एकदम। ये आंख बंद करके आप नकल कर रहे हैं विदेशों की, ये नकल करना अच्छी बात नहीं है। विदेशियों ने एक दो ठोको पुरस्कृत करके उनको पुरस्कृत करके हाईलाइट कर दिए, किसी को बाल श्रम के नाम से हाईलाइट कर दिए। कोई तो बंधुआ मजदूरी, उसका दुकानदारी है, जीवन भर की रोजी रोटी उसी की बंधुए मजदूरी पर चलती रहती है। संस्था बना लिए बंधुआ मजदूरी। क्या चीज की बंधुआ मजदूरी? कोई बंधुआ मजदूरी नहीं होती है। आप भी सुने होंगे, आपको भी लगता होगा, आप प्रश्न करिएगा कि बंधुआ मजदूरी होती है। तो मैं आपको एकदम साफ बता रहा हूं कि कहीं किसी प्रकार की बंधुआ मजदूरी नहीं होती है। जो होती है वो अपराध है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर आप बंधुआ बनाएंगे, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मजदूर हो या मालिक हो, महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, यदि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध आपने उसको बंधुआ बनाया तो अपराध हो गया। तो उसमें मजदूरी शब्द घुसाने की क्या जरूरत है? अगर कोई मजदूर को बंधुआ ना बना करके और किसी बड़े आदमी को बंधुआ बना दिया गया तब भी अपराध होगा। किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध
यदि आप बलपूर्वक रोक कर रखते हैं तो वो अपराध है। ऐसा व्यक्ति अगर मजदूर भी है और वो सहमति से काम कर रहा है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन बंधुआ मजदूरी के नाम पर दुकानदारी करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। एक तो यहाँ पर थे गेरुआ वस्त्रधारी स्वामी अग्निवेश, उनके काले कारनामे अगर आप सुनेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि एक गेरुआ वस्त्र पहन करके और इतना गंदा काम करते थे, वो करते थे। अपने को आर्य समाजी कहते थे। अगर उनके सारे कामों को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यही आर्य समाज है क्या। मैंने तो देखा है, उनसे मेरी मित्रता भी रही है, उनके सारे काले कारनामे हम देखे हैं। और वो कोई अकेले थोड़ा है, उनके कई चेले चाटी। इसी में कौन मेहनत करे, कौन कमा करके खाए, इसी में अपना रोजी रोटी चला और पूरा जीवन उन्होंने इसी में खपा दिया। पूरे जीवन भर सुख से रहे, सम्मान से रहे और अंत में मर गए। वो कोई अकेले नहीं है, मैं और कई लोगों को जानता हूं, क्योंकि जब उनके साथ रहे तो सारा पता तो चला ही। ये बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम, ये सब समाज को तोड़ने वाले शब्द हैं। इनसे बिल्कुल बचने की जरूरत है। इसलिए मैंने आज आपको समझाया कि भाई कभी भी गरीब और अमीर इन शब्दों का प्रयोग मत करिए। आप जरा सोचिए, एक आप लोग, बहुत लोग रामानुजन के भी हैं अभी जो बैठे हुए हैं। हमारा परिवार रामानुजगंज में जब रहा तो रामानुजगंज के लोग अमीर मानते थे। अंबिकापुर में जब हम लोग आ गए, अंबिकापुर के लोग हमको अमीर नहीं मानते थे, क्योंकि अंबिकापुर में तो बहुत बड़े बड़े लोग थे हमारी तुलना में भी। जब हम लोग रायपुर आ गए तो रायपुर में हम लोगों की गिनती गरीबों में होने लग गई। है तो हम ही, हमारा परिवार रामानुजगंज में गरीब, अंबिकापुर में मीडियम, रायपुर में गरीब, रामानुजगंज में अमीर। ये सापेक्ष शब्द है और इसलिए इस आधार पर वर्ग विद्वेष फैलाना उचित नहीं है। ये गरीब अमीर के नाम पर गरीबी रेखा और अमीरी रेखा, साफ साफ सीधा सीधा प्रश्न है कि आप अगर कोई रेखा ऐसी बनाते हैं तो आप गरीबी रेखा बना करके उसके नीचे वालों की मदद कर सकते हैं, अधिकार नहीं दे सकते। अगर आप कोई अमीरी रेखा बनाते हैं तो अमीरी रेखा के ऊपर वालों से टैक्स तो ले सकते हैं, लेकिन उनके अधिकार नहीं छीन सकते हैं। ना आप किसी गरीब को अधिकार दे सकते हैं, ना किसी अमीर के अधिकार ले सकते हैं। अधिकार सबके बराबर है। ये आप दिमाग में रखिएगा।